नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनई देश के दौरे पर थे। 3 से 4 सितंबर के बीच उन्होंने ब्रुनई देश की यात्रा की। इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इस यात्रा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं आप। क्यों क्यों कि एक बड़ा सवाल ये है कि ब्रुनई यात्रा का जो उद्देश्य क्या था? क्यों भारत ने ब्रुनई को ही चुना? ऐसा क्यों है कि 78 साल में पहले पीएम मोदी ही होंगे जो ब्रुनई की यात्रा कर रहे होंगे। ऐसे इसके अलावा चीन का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बातें ऐसी कही हैं जिसको भी आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई जैसे कि रक्षा, व्यापार, शिक्षा, तकनीक पर क्या कहा उन्होंने। कुछ एमओयूज़ भी साइन किए गए हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी सर जुड़े हुए हैं। सर फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, फाउंडर हैं फोरम फॉर ग्लोबल स्टडीज, जेएनयू के एलुमनाई हैं, नोटेड कॉलमनिस्ट हैं और फॉरेन अफेयर्स पर बहुत पैनी नजर रखते हैं और कमेंट भी करती हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर संदीप त्रिपाठी सर, आपका लोकमत हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच विशाल जी। सर, सबसे पहले आप ओपनिंग रिमार्क दीजिए कि वाई ब्रुनई। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि आखिर ब्रुनेई क्यों। उस समय जब मॉस्को, बीजिंग, वाशिंगटन, कैनबरा, दुनिया के जो बड़े-बड़े देशों हैं वहाँ पर जनरली चर्चा में भी रहते हैं और यात्राएं भी होती हैं। जी। लेकिन हमने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो एक विदेश यात्राएं होती हैं उसमें पापुआ न्यू गिनी भी होता है, यूक्रेन भी होता है जहाँ 1991 के बाद कोई नहीं जाता, पोलैंड भी होता है जहाँ पर 40 वर्षों के बाद कोई पहली बार जाता है। और पापुआ न्यू जी। गिनी की मैंने बात बताई कि जिसकी चर्चा मुझे नहीं लगता कहीं होती है। तो ये जी। एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की विदेशी नीति में एक एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, एक स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन है। उस स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन में इस तरह के छोटे-छोटे जो द्वीप हैं, जो देश जी। हैं, स्पेशली यदि जी। ब्रुनेई की बात करें, तो उनका अचानक जो हम देखते हैं कि महत्व कैसे बढ़ गया। द्वीप सर अचानक नहीं है, ये ब्रुनेई और भारत का जो संबंध है, आज ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब वहाँ पर एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने 2 चीज़ों पर बहुत फोकस किया कि हमारे जी। और ब्रुनेई के संबंध सांस्कृतिक हैं और सदियों से रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि पहली बार। जी हाँ, अब उसको हमने क्या किया है कि इस बायलैटरल रिलेशन के थ्रू उस समय जब 1984 में ब्रुनेई को स्वतंत्रता मिलती है यूके से और आज दोनों देश ये 40वां अपना वर्षगांठ मना रहे हैं, 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया और ब्रुनेई। तो एक तरह कह सकते हैं कि ये एक फोकस भी होता है कि जब 40वां वर्षगांठ मना रहे हैं तो दोनों देश के नेता आपस में मिल रहे हैं और उसके जी। पीछे कुछ एक राष्ट्रीय हित भी है और वो राष्ट्रीय हित कुछ बायलैटरल भी है और ग्लोबल भी है, सॉरी रीजनल भी है। जी। देखते हैं जी। कि बायलैटरल क्यों ब्रुनेई इतना महत्वपूर्ण रखता है भारत के लिए। देखिए, ब्रुनेई का जो इम्पोर्टेंस है वो भारत के लिए 2 दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला कि ब्रुनेई की जो लोकेशन है, जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो साउथ चाइना सी से टच करती है और ओके। ब्रुनेई जो है वो साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के खाने पर है। ब्रुनेई एक छोटा देश ज़रूर है, लेकिन भारत के साथ जहाँ तक जो इंटरेस्ट की बात करें, राष्ट्रीय हित की बात करें, तो 2 इंटरेस्ट बहुत ही मैच करते हैं, जिसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। वो पहला ये है एनर्जी और दूसरा डिफेंस। एनर्जी को लेकर के हम ये देखते आए हैं कि भारत की डिपेंडेंसी लगातार पहले मिडिल ईस्ट में रही। अब हमने जी। पिछले 2022 से देखा कि हम कंटिन्यू रसिया से ऑयल को इंपोर्ट करते आ रहे हैं और ऑयल जी। रसिया से ऑयल इंपोर्ट करना ये भारत के लिए तो अच्छी बात है और इस समय इंडिया हैज बिकम एज ए वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर फ्रॉम द रशिया। आज की जी। डेट में रसिया से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला देश दुनिया में कोई है तो भारत है। तो नो डाउट हमारा रसिया के साथ ट्रेड बढ़ा और जिससे डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है, लेकिन हमारा रसिया के साथ एक ट्रेड डेफिसिट भी है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड। रशिया ऑयल के कारण हमारा ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है। तो भारत को लगता है कि हमें अपने इस एनर्जी जो ट्रेड है इसको डाइवर्सिफिकेशन करना होगा और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रुनेई एक अहम स्थान रखता है। क्यों?
क्योंकि ब्रुनेई एक ऑयल रिच कंट्री, वैसे भी ब्रुनेई बहुत रिच कंट्री है जी, अपने पर कैपिटा इनकम के लिए, जीडीपी के लिए, वहाँ की जो रिचनेस को लिए दुनिया में फेमस है। लेकिन उसका जो आधार है उसकी इकोनॉमी का वो ऑयल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। तो भारत उस समय जब भारत दुनिया का एक थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर कंट्री है, चीन और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा नंबर आता है जो हम सब मैक्सिमम कंज्यूम करते हैं एनर्जी में। तो जी, उस जी, कंट्री के लिए ये आवश्यक है, ये हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए इम्पोर्टेंट था कि हम एक ऐसी जगह खोजें, ऐसी जगह के देखें जहां से अनइंटरप्टेड सप्लाई, एनर्जी का सप्लाई मिले, मिलती रही। ऑयल, क्रूड ऑयल मिले। और ये ब्रुनेई उस पोजिशनिंग में, उस कैलकुलेशन में सटीक बैठता है। तो एक तो ये है कि हमारा एनर्जी जी, जो फोकस होगा इस बायलैटरल रिलेशन में, और भारत के लिए कितना अहम है एनर्जी, मैंने वो बताया। दूसरा डिफरेंस को लेकर के हम देखते आए हैं कि पिछले कई सालों से जो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है आसियान के देशों के साथ, क्योंकि हमें ये समझना हुँ, होगा कि ब्रुनेई जो है आसियान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर रहा है। आसियान की हुँ, स्थापना 1967 से होती है और 67 से लेकर आज तक ब्रुनेई जी, उसका एक सफलतम सदस्य रहा, बहुत ही अहम उसका सदस्य माना जाता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है विशाल जी कि सब अ, जो सुल्तान है ब्रुनेई के, जी, वो 1968 से लगातार आज तक उस पूरे इतिहास के, आसियान के इतिहास को जो ग्रोइंग क्राउड हुआ है, जो आसियान का जो बढ़ता हुआ कद रहा, एक सफलतम इतिहास रहा एज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का, उन जी, सारी दस्तों उनके व्यक्तित्व में समाहित है। जी, जो वहाँ के सुल्तान है ब्रुनेई के, उनके व्यक्तित्व जी, में उन्होंने सारे दशक को देखा है, सारे दशकों के उतार चढ़ाव को, राजनीति को देखा है। तो कह सकते हैं कि आसियान के पॉइंट ऑफ व्यू से जब जब चाइना कंटिन्यूअस लगातार छोटे छोटे जो देश हैं, चाहे मलेशिया हो, चाहे म्यांमार हो या सिंगापुर हो, फिलीपींस हमने देखा, इंडोनेशिया देखा, इन छोटे छोटे जी, जो कंट्री है वहां पर अपना इंगेज करता है, एक्सपैंड करता है फुटप्रिंट्स, और उनको डेथ ट्रैप में लाने की कोशिश करता है। तो एक तरह से एक वैक्यूम था ये छोटे देशों के लिए कि वो एक ऐसी आशा के रूप में भारत को देखते हैं जहाँ भारत इंगेज करेगा, इंटैंगल्ड नहीं होगा, जहाँ भारत इंगेज करेगा, जी। एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगा, और म्यूचुअली विन विन सिचुएशन। जी। संदीप सर, इस पूरे आपने जो जितने भी इनसाइट्स हमें दी है, इसमें एशियान का बहुत ज़िक्र हो रहा है। आपसे समझना चाहेंगे सर कि एशियान सबसे पहले जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनको आसान भाषा में समझाइए कि एशियान है क्या? और इसका क्या महत्व है हमारे लिए भी और ब्रुनाई के लिए भी? देखिए 1967 में आसियान की स्थापना होती है और जी, अभी बहुत टाइम तक इसमें 10 कंट्री थे। एक ईस्ट तिमोर जोड़ा गया जो 11वें सदस्य इसका नाम, तो टोटल सब मिलाकर के 11वें सदस्य। और इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है आसियान जी, की, ये भारत पहले 92 में भारत ने क्या लॉन्च किया था, लुक ईस्ट पॉलिसी। यानी जी, कि जब इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया, एलपीजी को अडॉप्ट किया, तो हमने सबसे जी, पहले फोकस किया अपने नेबरहुड में, स्पेशली ये जो साउथ ईस्ट एशिया के जो नेबरहुड, और उस जी, नेबरहुड में हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी में एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है आसियान। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि इस लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक्टिव्स को नाम दिया, और जी, उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जी, आसियान के अंदर ब्रुनेई एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है हमारे इंडो पैसिफिक विजन और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। तो आप कह सकते हैं कि रीजनल बैलेंस को लेकर के जितने भी आसियान की कंट्री हैं, इन पर जी, इंडिया के साथ हमारी ये एनुअली हमारा इनके साथ समिट होती है। अ, और दूसरी बात ये है कि जितने आसियान की कंट्री, इन स्पेसिफिक कंट्री वाइज देखें तो भारत के एक एक मेंबर के साथ अपने बायलैटरल रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात ये है कि एज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आसियान के साथ, भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। आसियान हमारे साथ देखिए कि साथ कोलैप्स ऑब्जेक्टिव, लेकिन आसियान बना रहा। उसका जी, उसका रीजन ये था आसियान बने रहने का
कि आसियान के जितने भी कंट्री हैं उनके साथ हमारे साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया engagement in terms of the culture has been deep and profound. जी तो हम देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का जो कल्चरल इंगेजमेंट रहा है वो जी बहुत ही डीप एंड प्रोफाउंड था। तो एक तरह से कह जी सकते हैं, लेकिन लेकिन दूसरा ये भी पहलू जी हमें देखना होगा कि आसियान जी में चाइना का जो चाइना डज हैव इक्वल फुटिंग ऑन आसियान कंट्रीज। जी चाइना का बहुत ही जो ग्रोइंग क्राउड है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड ट्रेड, सर सर ईच एंड एवरी कंट्री के साथ जितने भी उसके मेंबर स्टेट्स हैं आसियान के, उनके साथ चाइना का बहुत अच्छा ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छा इकोनॉमिक रिलेशन। जी वहां पर कहीं ना कहीं इन रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है जितना कि चाइना की है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। जी जी तो जी एक भारत जी के लिए एक मौका था कि चाइना को यदि काउंटर करना है, और इन देशों के लिए भी मौका है कि चाइना के एक्सपेंशनिज्म से यदि बाहर निकलना है तो भारत एक स्वाभाविक विकल्प है। इसलिए मैं जी स्वाभाविक क्यों कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक म्यूचुअल विन विन सिचुएशन है इंडिया के लिए और ब्रुनेई या कह सकते हैं आसियान के जो अदर कंट्रीज हैं। जी तो एक जी तरह से जी देखा जाए कि ये रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से आसियान बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, और भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में एक अहम स्थान है। जी जी संदीप सर, आज चीन का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई अहम साझेदार है और रहा है। भारत ने हमेशा एशियान देशों में शांति को प्राथमिकता दी है। हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नेविगेशन और हवाई उड़ान की आज़ादी का समर्थन करते हैं। जो ऊपरी स्तर पर सर, जो एयर स्पेस की बात की जा रही है उसकी बात की जा रही है। भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद का समर्थक है। चूंकि आपसे विस्तार से हमने समझ लिया कि एक्टिस्ट पॉलिसी क्या है, पहले ये लुकिस्ट पॉलिसी था और क्यों उसको ध्यान में रखते हुए ब्रुनेई को फोकस किया गया, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे सर कि इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई जो है अहम साझेदार है। इसको अगर आप और आसान भाषा में डिकोड करके हमारे व्यूअर्स को बता पाए तो। देखिए, इंडो पैसिफिक जो फिनोमेना है, आप इसको दो पर्सपेक्टिव से देखिए। एक तो जो यूएस लेड परसेप्शन है इंडो पैसिफिक का, वो वहां पर जो चाइना रशिया, और मैं इसलिए रशिया को जोड़ रहा हूँ क्योंकि इनिशियली चाइना ने रशिया को कन्विंस किया जो इंडो पैसिफिक है, स्पेशली यदि क्वाड की बात करें हम, तो उसने जी ऐसा डिफाइन किया कि ये एंटी चाइना एंटी रशिया है। और चूंकि जी उसमें डोमिनेंस यूएस का है, डोमिनेंस ऑस्ट्रेलिया होगा, जापान हो गया, इंडिया हो गया, तो ये सारे मेंबर्स है क्वाड में। तो कहीं ना कहीं जब इंडो पैसिफिक की बात आती है तो एंटी चाइना की बात ऑटोमेटिकली इमर्ज होती है माइंड सेटअप में, जी ठीक है। जी जी लेकिन यहाँ पर भारत ने बहुत ही क्लियर किया, क्योंकि भारत नहीं चाहता, इंडिया डज नॉट वांट टू इंटैंगल एनी काइंड ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ओके ही ओके क्लियर, क्रिस्टल क्लियर भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन रहा है। इंडिया जी seeks to engage not to get entangled first। और ओके इसीलिए ओके जब इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो इट इज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट चाइना, इट इज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट रशिया। ओके इंडिया ने किया गया कि इंडो पैसिफिक एक ऐसा थिएटर है जहां पर इंडिया अपने इकोनॉमिक इंटरेस्टों को इंगेज करेगा, ठीक है, जी और इकोनॉमिकली इंगेज करेगा। और ना कि हम ये एक तरह से कोई मिलिट्री हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये क्वाड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। मैं क्वाड इसलिए बात करूं क्योंकि इंडो पैसिफिक जब बात करते हैं तो क्वाड अपने आप में आ जाता है, ओके सर ओके क्वाड्रिलेटरल ओके ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ओके तो वहां पर इंडिया ने बहुत ही क्लैरिफाई किया कि इंडो पैसिफिक में हमारे इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट वो इकोनॉमिक है, इट इज नॉट अगेंस्ट द चाइना। लेकिन जी जब जब भारत अमेरिका जाता है तो, या यूरोपियन कंट्री में, बार बार यूरोपियन कंट्री कहते हैं कि देखिए चाइना से लड़ना है तो आप हमारे साथ दीजिए, एक बाइनरी जो जियोपॉलिटिक्स है, तो जी वो दिखाते हैं भारत को। तो भारत चाइना से टैकल करने के लिए, एक हिडन पॉलिटिक्स ये है कि चाइना को टैकल करने के लिए चाइना का जो फुटप्रिंट है इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी में, जिस प्रकार से साउथ चाइना सी को चाइना ने डोमिनेंस किया, साउथ जी चाइना सी में आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि ब्रुनेई चूंकि कोस्टल एरिया शेयर करता है, और ब्रुनेई का जो ऑयल जो रीजन है, जो ऑयल जी रिच एरिया है, वो टच करता है।
ब्रुनेई को लगता है कि चाइना कहीं ना कहीं इसको कैप्चर न कर ले, जहां पर उसके नेचुरल गैस और ऑयल का वहां पर स्टोरेज है। तो एक तरह से देखा जाए कि इंडो पैसिफिक रीजन में ये जो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, ये भारत की भागीदारी चाहते हैं, भारत की पार्टिसिपेशन चाहते हैं। और अभी आपने कहा कि जैसे विकासवादी है इंडिया, का मैं ये बात हमेशा कहता आया हूँ कि जियो पॉलिटिक्स में हम एक रियलिज्म की बात हमेशा करते हैं, यथार्थवाद की। लेकिन जब रियलिज्म की बात करते हैं तो पावर एक्सपेंसिविज्म होता है कि पावर इज ऑल अबाउट इन रियलिस्टिक फिलॉसफी, राइट? लेकिन भारत क्या कहता है कि यस, वी डू नॉट ओवरलुक द कंसेप्ट ऑफ द पावर डॉक्ट्रिन। और आज भी हम सबसे पहले राष्ट्रीय हित, अपना नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख करके आगे बढ़ते हैं। इंडिया मेड इट क्लियर वेरी फ्रैंकली, ठीक है। लेकिन साथ ही में हमारा जो इंगेजमेंट है, India's recognition and engagement, India's recognition in small country like Brunei, it is somehow embedded in mutually exclusive win-win situation. भारत हमेशा उस देश का नेशनल इंटरेस्ट को भी म्यूचुअली एम्बेडेड करता है। जैसे रशिया की बात हम हमेशा कहते हैं कि रशिया के साथ हमारे ट्रस्टेड पार्टनरशिप क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूचुअली विन-विन सिचुएशन। तो म्यूचुअली जो विन-विन सिचुएशन है, इसका ये जो डॉक्ट्रिन है, भारत हमेशा अपने साथ दूसरे देश से सब इंगेज करता है कि लेकर जाता है। यही अंतर भारत और चाइना में हो जाता है। चाइना अपना BRI को जब लेकर चलता है तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन, इंपीरियलिज्म को साथ में लेकर चलता है। भारत जब अपना मल्टी डायमेंशनल इशू बेस्ड मल्टीलैटरल एंगेजमेंट को चलता है, तो वहां पर भारत म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विन-विन सिचुएशन को लेकर के चलता है। तो जब आप दोनों देशों के हित एक्सक्लूसिव कन्वर्जेंस करते हैं, तो वहां पर वो देश जिससे हम मिलने जा रहे हैं, स्पेशली हम छोटे देश की बात करते हैं, they are comfort, they feel comfort, they don't feel offended। यही स्पेस है, भारत इसको कैपिटलाइज करना चाहिए। जी। संदीप सर, मेरा अगला प्रश्न है कि भारत ब्रुनोई के रिश्ते को इन हैंड पार्टनरशिप का दर्जा देने की बात की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस साल भारत और ब्रुनई के राजनीतिक संबंधों के 40 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में हमने तय किया है कि दोनों देशों के रिश्ते को इन हैंड पार्टनरशिप का दर्जा देंगे। हम आपसे समझना चाहेंगे सर कि ये इन हैंड पार्टनरशिप वाला जो टर्मिनोलॉजी जो प्रधानमंत्री मोदी ने यूज किया है, ये है क्या और इसका क्या मायने? देखिए, जो मुझे लगता है कि इन हैंड पार्टनरशिप क्या होता है कि हमारे कैलकुलेशन स्मॉल स्टेट्स का जो पोजीशनिंग बहुत ही नेग्लिजेंस था। अब देखिए, अब कल्चरल बैगेज को लेकर वहां नहीं जाते हैं। इंडिया के कई स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे तमिल है, गुजराती है, कई से हैं जो वहां पर इंडियन लोग वहां रहते हैं। और दूसरी बात आप देखिए, इंडिया कनेक्ट का जो एक स्लोगन है, जब भी प्रधानमंत्री जी बाहर की विजिट में जाते हैं तो सबसे पहले उनका प्रोग्राम क्या होता है? डायस्पोरा को एड्रेस करना। डायस्पोरा इज व्हाट? It is all about to connect both countries, that yes, Indian diaspora is making significant contribution in the destiny of your nation. India wanted to highlight, under the leadership of Prime Minister Modi, India wanted to highlight each and every country that one section that Indian diaspora is significant for you. तो एक तरह से एक कल्चरल जो इंगेजमेंट है, जिसको मैं सॉफ्ट पावर कहता हूँ, इसको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। IR के इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्योरी में हम इसको सॉफ्ट पावर कहते हैं कि हम भारतीय वहां पर हैं, हमारी कल्चर वहां पर है, हमारा कंट्रीब्यूशन वहां पर है। और मुझे लगता है इसी तरीके का जो एक्सप्लेनेशन है, इसको कल्चरली कैनवास में देख करके जियोपॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जब इंगेज होते हैं, दैट इज ऑल अबाउट इन। मुझे जो लगता है, क्योंकि अभी तक इस तरह के कोई फाइनली मार्केट में डेफिनेशन नहीं आई इन हैंड की, लेकिन जो मेरा एनालिसिस है। संदीप सर, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं कि क्या इसके पीछे रेमिटेंस भी एक बड़ा मुद्दा होता है या नहीं? बहुत ही अच्छा प्रश्न। रेमिटेंस बहुत ही बड़ा आपकी जीडीपी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं तो मिडिल ईस्ट में UAE एक ऐसा कंट्री, UAE सऊदी अरेबिया, जहां से भारत को एक मैसिव लेवल पर रेमिटेंस मिलता है।
और वो जी, रेमिटेंस हमारे जीडीपी का एक पार्ट होता है। तो आप कह सकते हैं कि जब डायस्पोरा की बात होती है और जब कनेक्ट की बात होती है, और देखिए जब कनेक्शन की बात करते हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर गया ही नहीं है। तो एक जी, फीलिंग एफिनिटी कैसे आती है जब आपके विजिटिंग विजिटिंग नहीं होंगे, फ्री फ्लो ऑफ इंटरेक्शंस नहीं होंगे, पीपल टू पीपल इंटरेक्शंस नहीं होंगे। और इसीलिए आप देखिए कि अभी आई होप कि 2018 की बात है कि उनको एज ए चीफ गेस्ट हमने बुलाया रिपब्लिक डे में, ठीक है ना? जी, तो ब्रुनेई के जब सुल्तान यहाँ आते हैं, चीफ गेस्ट आते हैं, तो इट इज समहाउ द कल्चरल इंटरेक्शंस। अब जी, आप जब दो नेता मिलते हैं और वहां की कम्युनिटी से मिलते हैं, आप देखिए इंडियन कम्युनिटी क्यों यूफोरिक होती है, जहां जी, पर विजिट होती है प्राइम मिनिस्टर की, वहां पर इंडियन कम्युनिटी यूफोरिक क्यों जाती है, उत्साह सब, बढ़ते क्यों? उसका सब, रीजन यही है, उसका रीजन यही है कि उनको लगता है कि इंडिया अब कल्चरली हमसे, हमारे लिंग्विस्टिक बेस पर, हमारी एथनिसिटी बेस पर, हमारे रिलीजन बेस पर, हमारे लिंग्विस्टिक बेस पर, इन सब बेस पर भारत कनेक्ट होना चाहता है। और जी, जब कनेक्ट होना चाहता है तो फिर वो भी कहते हैं कि आप एक बार इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो सुनिए। जी, So this is somehow, this is somehow that you have pointed out the question कि जी, ये रेमिटेंस का सवाल क्या, तो रेमिटेंस एक इकोनॉमिक आप लेवरेज कर सकते जी। जी। संदीप सर, नेक्स्ट सवाल मेरे मन में है कि दोनों नेताओं के बीच देखिए इस दौरे के बाद रक्षा, व्यापार, शिक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस चर्चा का जो विषय था इसको हम आपके चश्मे से देखना चाहेंगे कि क्या इसका महत्व है? आपने नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की बात की कि अ, तेल और गैस अहम मुद्दा था। तो रक्षा, व्यापार, शिक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य किन-किन मुद्दों पर फोकस किया गया है? हैं। देखिए जब दो देश मिलते हैं, जब इस तरीके की स्टेट विजिट्स होती हैं, तो वहां जी, पर जब रिव्यू करते हैं हम, या हमारा जब डिस्कशन होता है टेबल में, तो मैंने कहा कि चूंकि इंडिया को रेटरिक्स से लेकर नहीं जाता, एजेंडा लेकर नहीं जाता, इंडिया का एजेंडा एक होता है कि म्यूचुअली कैसे कन्वर्जेंस करें इंटरेस्ट को। अब जी, उस म्यूचुअली कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट में सबसे पहले मैं यदि आपकी बात करूं, मैं दो बड़े पिलर बताया था। एक पहला पिलर था एनर्जी का, क्योंकि जी, हमें मालूम है कि ब्रुनेई की जो इकोनॉमी है, वो सबसे बड़ा जो जी, पिलर वहां का, वो है हाइड्रोकार्बन और उसका नेचुरल गैस। ओके, तो ब्रुनेई के लिए एक स्टेबल मार्केट चाहिए। ब्रुनेई नीड्स स्टेबिलिटी ऑफ मार्केट, जी, इंडिया स्टेबिलिटी ऑफ सप्लाई। जी, थैंक्स। this, this is somehow the mutually convergence, mutual जी, convergence. जी, Brunei, Brunei needs India as a market. Brunei doesn't look China as a market because China जी, does not provide a guarantee of market. Guarantee of जी, market means there is a hegemonic agenda. When we जी, talk about the China, there is a hegemonic agenda. But when we talk about India, there is a development agenda. जी, जी, जी So सर। this is the first configuration that ओके सर। we need to focus that the energy, both countries are exclusive convergence, ओके, exclusive mutual win-win situation in जी, terms of supply and demand. Second जी, है डिफेंस का। हमने ये जी, भी देखा कि हमारा डिफेंस का ये दोनों कंपोनेंट इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही जी, इंपोर्ट बेस्ड कंपोनेंट, एनर्जी का भी हम जी, इंपोर्ट करते हैं मैक्सिमम, और डिफेंस को भी इंपोर्ट करते हैं। तो डिफेंस जी, लेवल पे भी मुझे ये नहीं लगता कि ब्रुनेई का बहुत अच्छा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, बट ये ब्रुनेई के लिए इंपॉर्टेंट है कि चाइना के जो राइजिंग थ्रेट है चाइना का, मैंने साउथ चाइना सी में बताया कि जैसे फिलीपींस ऑफेंडेड है, इंडोनेशिया फंडेड है, जी, मलेशिया फंडेड है। तो ये जो छोटे छोटे हैं कंट्री जो ऑफेंडेड है साउथ ईस्ट एशियन की, इसी तरह के ब्रुनेई की भी पोजीशन, ये जी, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, द काइंड ओके, ऑफ some kind of natural help, natural support from Indian side। यदि कल कोई जी, बात ऐसी कि होती है, चाइना अपना कुछ हेजेमोनिक एजेंडा एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, तो इफ वी जी, हैव जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे सिंगापुर जी, के साथ हमारा जबरदस्त नेवल जॉइंट एक्सरसाइज है, जी, और जी, सिंगापुर, मैंने कहा सिंगापुर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है चाइना से। तो जी, सिंगापुर ले लीजिए, फिलीपींस को ले लीजिए, ब्रुनेई को लीजिए, जितने भी कंट्रीज हैं, और मोर और लेस ये सब परेशान।
तो एक इस तरह के जब जॉइंट एक्सरसाइज होते हैं, मिलिट्री हमारा जो एमयू होते हैं मिलिट्री को डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को लेकर के, आई होप कि यहाँ पर जो रिलेशंस बायलैटरल रिलेशंस होते हैं वो लॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं लास्ट। और उनका अपना एक प्रदर्शन होता है। जी। संदीप सर, पहले पॉइंट पर मैं आप जो आप बता रहे थे इनसाइट्स, उस पर मैं एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि देखिए आपने कहा कि ब्रुनेई जैसे देशों को एक बड़ा बाजार चाहिए कि जहाँ से उसकी जो तेल है उसको कोई ऐसे देश खरीदे और लगातार उसका जो डिमांड सप्लाई है वो मीट होता रहे, और हमें चाहिए कि हमारे पास ऐसे देश हों जहाँ से हमें ये जो संसाधन है वो मिलता रहे। तो क्या मेरा प्रश्न है सर कि रशिया से जो हम लोगों ने तेल का जो आदान प्रदान करने वाला जो सिस्टम किया था उसमें रूबल रुपी ट्रेड को लेकर भी कहा था। और क्या ब्रुनोई से अगर हम तेल लेंगे या नेचुरल गैस लेंगे या पेट्रोलियम का कोई पदार्थ लेंगे, हाइड्रोकार्बन्स लेंगे, तो क्या उसमें भी भारत को बेनिफिट मिलेगा क्या सर? ऑफ कोर्स देखिए रसिया के साथ तो थोड़ा हमारा एक मॉनेटरी मैकेनिज्म का इश्यू था। हालाँकि जी, दोनों देश कोशिश कर रहे हैं उसको रिज़ॉल्व करने में। बट ब्रुनेई के साथ इस तरह का कोई इश्यू नहीं, इसलिए क्योंकि ब्रुनेई कोई चाइना चाइना लेड ऑर्गनाइज़ेशन का किसी तरह का पार्ट नहीं है और कोई एंटी यूरोसेंट्रिक ऑर्डर का पार्ट नहीं है ब्रुनेई। तो जी, बट ब्रुनेई तो मुझे नहीं लगता है कि जब हम ऑयल एक्सचेंज होता है, सॉरी जब इंडिया इम्पोर्ट करती है हाइड्रोकार्बन वहाँ से या नेचुरल गैस, तो ये जो मैकेनिज्म है उसको लेकर के, ट्रेड को लेकर के, ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं होगा। तो यहाँ जी। बहुत ही ईज़िली और आप कह सकते हैं कि हमारा ट्रेड फैसिलिटेट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ द ऑयल एंड नेचुरल गैस। जी, 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 जी। संदीप सर, अब हम ब्रुनई से सीधे लौटते हैं सिंगापुर, क्योंकि अभी जो ताज़ा अपडेट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनई की दौरे के बाद 2 दिन की यात्रा पर सिंगापुर पहुँच गए हैं। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया है, हालाँकि कुछ देर के बाद उनके सम्मान में डिनर होस्ट किया जाएगा। उसके बाद वहाँ सिंगापुर पहुँचते हुए मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका ज़बरदस्त स्वागत भी किया है। अब आपसे समझना चाहेंगे कि ब्रुनोई का हम लोगों ने जो दौरा था उसको आसान भाषा में डिकोड कर दिया। देन व्हाट इज़ न्यू अबाउट सिंगापुर सर? देखिए सिंगापुर की जब बात आती है तो 2-3 इमेजेस माइंड में आते हैं। एक तो जी, सिंगापुर बहुत ही कह सकते हैं कि एकदम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आप सिंगापुर की बात करेंगे तो वहाँ का पर कैपिटा इनकम, वहाँ की ग्रोथ, वहाँ और सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट वहाँ का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जी, भारत भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जी, भारत या तो हमने देखा कि G20 के समय भारत ने स्पेसिफिक ग्लोबल साउथ के कंट्री के लोगों को जब हेड ऑफ स्टेट से वहाँ के आए थे, तो भारत ने जी, शोकेस किया था कि देखिए हमारा यूपीआई सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जब सिंगापुर विजिट होती है, तो वहाँ पर हम एक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बहुत बड़ा पिलर है हमारे और सिंगापुर के बीच में। और दूसरा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ये जी, इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है और इंडिया जी, नीड्स सच काइंड ऑफ रिलायबल पार्टनरशिप एंड जी, सिंगापुर occupies a very prominent role in terms of the semiconductor industry. तो ये तो जी, बड़े एरिया है सेमीकंडक्टर और मैंने कहा डिजिटलाइजेशन। थर्ड पार्ट है हमारा जो सिंगापुर से हम बात करते हैं वो मिलिट्री का है, डिफेंस का है। जी, डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में लगातार ज्वाइंट एक्सरसाइज होते रहे हैं सिंगापुर और इंडिया के साथ में, स्पेशली मैं नेवी की बात करूं दी तो, और इसलिए भी और सिंगापुर जैसे मैंने कहा कि साउथ चाइना सी का एक हमेशा थ्रेट रहता है, तो वहां पर सिंगापुर जैसे कंट्री को ये जरूरी हो जाता है कि इंडिया जैसे कंट्री के साथ एक अपना कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ द डिफेंस पर है। तो जी, डिफेंस बहुत बड़ा एक सेक्टर है हमारे और सिंगापुर के बीच में। सेकंड मैंने बताया कि डिजिटल जो कंपोनेंट है बहुत बड़ा हिस्सा है। भारत तेजी से आप देखिए कि इंडिया हैज इमर्ज एज अ टेम्पलेट। इंडिया जी, हैज इमर्ज एज टेम्पलेट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, सो अ कंट्री दैट हैज बिकम अ टेम्पलेट और इसमें सिंगापुर का बहुत बड़ा रोल है। जी, तो चूंकि सिंगापुर एक मॉडल है, देखिए आप यदि साउथ ईस्ट एशिया में बात करें तो सिंगापुर की जो इकोनॉमी सबसे सबसे ज्यादा है, सबसे पावरफुल जी, कंट्री इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी सिंगापुर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में।
वो कंट्री रेड कार्पेट कर रहा, भारत के लिए रेड कार्पेट वेलकम है। दैट कंट्री जी, इज वेरी नेचुरल एंड कंफर्ट टू इमिग्रेट इन इंडिया। इंडिया के जी, साथ बहुत ही नेचुरल कंफर्ट जोन में सिंगापुर आता है। तो एक जी, तरह से चाइना के लिए ये एक लेसन है कि आप बाय फोर्स और अपने एक्सपेंशनिज्म के थ्रू जो जी, स्मॉल स्टेट्स है, जो कोस्टल स्टेट्स, जो मैरीटाइम स्टेट्स है, जो जी, मैरीटाइम सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, उन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन कंट्री पर हेजेमनिक एजेंडा नहीं लाए, तो उसका काउंटर बैलेंस करने के लिए ये छोटे-छोटे जो स्मॉलर स्टेट्स हैं, साउथ ईस्ट एशियन के जो हमारा एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं, ये जी, भारत को अपना स्वाभाविक विकल्प देखते हैं। तो मुझे जी। लगता है कि ये 3-4 बड़ी बातें हैं जहाँ पर, और चौथा है जो हमारा पीपल टू पीपल एक्सचेंज है, जो पीपल टू ओके पीपल सर। इंटरेक्शन है। आप देखिए इंडिया में जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो सिंगापुर के लोग आते हैं। जी, तो जी, एक मार्केट का एक जो कंडीसिव मार्केट है, इकोसिस्टम है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, वो दोनों देशों जी, के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो जी, एज अ हब ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, Singapore is ready to extend encouraging support to India. जी, जी, मुझे जी। लगता है these are the areas of cooperation that Indian Prime Minister will talk there. जी, 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 जी। संदीप सर, अब कुछ इस चर्चा से हटकर एक विषय पर मैं आपसे राय लेना चाहूँगा। आज सुबह ही खबर आई सर कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के 10 बड़े खरीद प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी गई। सबसे बड़ी बात ये रही कि इनमें से 99% जो थी खरीद, वो घरेलू स्रोत से की जाएगी, यानी इंडिजिनस होगा, स्वदेशी होगा। इस पर आपका थोड़ा अगर ज्ञान मिल जाता सर तो बड़ा बेहतर होता। ये है क्या सर? जी, देखिए रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया को एक लेसन ये मिला कि आप अपनी डिपेंडेंसी को, स्पेशली जी, फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, सिक्योरिटी has been a core value, fundamental component of national interest. किसी भी जी, देश का सिक्योरिटी और सर्वाइवल, ये दो ऐसे कंपोनेंट होते हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है कि जो आईआर के स्कॉलर्स देख रहे हो, वो उनके जी, लिए बड़ी ये जरूरी बात समझना है कि जी, हम राष्ट्रीय हित है क्या। थोड़ा मैं टीचिंग की बात बता दे रहा हूँ, राष्ट्रीय हित है क्या, ये प्लीज़ सर, बहुत ही प्लीज़। राष्ट्रीय हित में दो कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो परमानेंट है, वो सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल। अब हमेशा हमने देखा कि डिफेंस को लेकर के हमारा इम्पोर्ट बेस हमारा डिफेंस रहा, और ज्यादातर 90% हमने देखा, अब तो बड़ा कम हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन हमने किया, बट मोर और लेस हम अभी भी डिपेंडेंसी हमारी रशिया पर है। अब जब जी, रशिया वॉर में इंटैंगल्ड है, रशिया कंट्री वॉर में ऑलरेडी इंगल्ड है, तो कंट्री रशिया ने हिंट दिया कि देखिए हम हमारे लिए, हम सबसे पहले तो हम अपना बचाएंगे। मैंने कहा सर्वाइवल बड़ा फैक्टर होता है, तो जी, उसके जो भी आर्म्स हैं, जो भी वहाँ का इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री कंप्लीटली इन्वॉल्व इन यूक्रेन वॉर। अब जो कंट्री खुद वॉर में इन्वॉल्व है, वो आपको क्या एक्सपोर्ट जी, करेगी? जी, जी, फर्स्ट फैक्टर। तो एक जी, फैक्टर ये है कि यूक्रेन की जब, तो हमें ये समझना होगा कि एक कंट्री लाइक इंडिया दैट इज सराउंडेड बाय पाकिस्तान एंड चाइना, जस्ट लाइक जी, नेवर। जी, दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं है, ये सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जिसके जो नेवर है पूरी तरीके से सब आस्तांत रहते हैं। ऐसा कोई आपको एग्जाम्पल नहीं मिले, किसी भी कंट्री का एग्जाम्पल नहीं मिले। जी, तो उस कंट्री का डिफेंस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमने क्या किया कि रशिया के साथ हमने क्या किया कि देखिए आपके साथ हमारी जो डिफेंस कोऑपरेशन है, हम थोड़ा सा उसका फ्लेवर बदलेंगे। रशिया ने कहा जी, क्या क्या फ्लेवर और बदलेंगे? जी, फ्लेवर जी, ये है कि अब हम बायर एंड सेलर से थोड़ा ऊपर उठते हैं, जी, और बायर एंड सेलर जब से ऊपर उठ करके हम थोड़ा ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग में आ जाते हैं। जी, और जब ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग की बात की तो बोले कि देखिए आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा, लॉजिस्टिक्स आपको देखना होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा, आप अपने इंजीनियर्स भेजिए भारत में आए, चलिए हम अमेठी में कारखाना लगाते हैं और वहाँ एक टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसिबल ट्रांसफर की आप बात कर रहे हैं सर? जी जी
तो कहीं कहीं ज्वाइंट एक्सरसाइजेस और ज्वाइंट जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये इंडिया को हमें भी सीखने को मिला। अभी तक तो हमसे बाहर सेलर थे, हमने पैसे से जी खरीदा। नाउ वी आर गेटिंग द मैकेनिज्म हाउ टू इवॉल्व डिफेंस सेक्टर। और ये जी भी कारण है कि जब मेक इन इंडिया की बात आई, तो मेक इन इंडिया सबसे ज्यादा हमने फोकस किया अपने डिफेंस पर कि भैया हम अपना डिफेंस बनाएंगे। हम अब न्यूक्लियर सबमरीन अभी रिसेंटली हमने देखा इंडिया में न्यूक्लियर सबमरीन। जी तो how long we will manage the other country? So एग्जैक्टली सर। first let's focus on our own mechanism. तो मुझे लगता है कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने जो ये इनिशिएटिव लिए, तो दैट इज वन पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया एंड दैट इज आई थिंक गुड फॉर इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संदीप त्रिपाठी सर, आपने अपना कीमती समय लोकमत हिंदी को दिया। आपने बेबाकी से ब्रुनोई यात्रा को डिकोड किया, सिंगापुर के बारे में बताया, और इसके साथ ही जो इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी को भी आपने डिकोड किया, इंडो पैसिफिक विजन क्या है इसको भी बताया। हम आपके आभारी हैं, और आगे भी अगर द्विपक्षीय मामले होंगे, डिप्लोमेसी से रिलेटेड अगर खबरें होंगी, इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड अगर कोई भी खबरें होंगी, तो हम आपको जरूर संपर्क साधेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत हिंदी। थैंक यू सर। थैंक यू।